हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाय सचिन, हाय शिवांगी, हाय संभव, हाय निहारिका, हेलो विकास। कैसे हो सब लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लास्ट क्लास सबने रिवाइज की है या नहीं की। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था लास्ट क्लास का। गुड इवनिंग बिस्वास जी। कितने लोग आ गए, जल्दी से बुलाओ यार सबको। गुड इवनिंग विकास। हेलो आयुष्मान, हेलो विवेक। जल्दी से बताओ कैसे हो सब लोग। हाय हर्षित। गुड इवनिंग अंशुल। गुड इवनिंग देवांग। हेलो प्रथम। बिल्कुल बताएंगे, कोहेरेंट सोर्स भी एक बार बताएंगे अच्छे से। टेंशन मत लो, मस्त आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। आज हम एक दो न्यूमेरिकल भी करेंगे वाईडीएससी पे। इसके बाद आप एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हो वाईडीएससी के ऊपर। गुड इवनिंग अंशुल। गुड इवनिंग अमन। हेलो राहुल। हेलो सिंह ब्रदर्स। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ विवेक, तुम कैसे हो। गुड इवनिंग आंचल। मैं भी बिल्कुल बढ़िया अमन। स्टार्ट करें फिर वाईडीएससी। हेलो साहिल। चलो स्टार्ट करते हैं हम वाईडीएससी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, कोई हमें कुछ आइडिया देगा, किसी को कुछ आइडिया है वाईडीएससी होता क्या है। गुड इवनिंग सृष्टि, हेलो सिमरन, हेलो आकाश। जल्दी से बताओ वाईडीएससी किसी को आता है। किसी ने अभी तक कोई रीडिंग की है एनसीईआरटी के या नहीं। हाय सौरभ, राम राम जतिन। बिल्कुल मानसी, कोहेरेंट सोर्स मैं बताऊंगा अभी वाईडीएससी में ही। बिल्कुल गौतम, क्रैक करेंगे जेई। वाईडीएससी एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसा दिखता है। जो हमारे यंग, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मॉडल निकाला था जो कि प्रूव करता था कि वेव, जो लाइट है ऐसे वेव बिहेव करती है। बिल्कुल कोहेरेंट सोर्स ही प्रोड्यूस हम यहाँ से कर रहे हैं, आप यहीं पे सीखोगे कि कोहेरेंट सोर्स वाईडीएससी में कैसे प्रूव, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम। हेलो राहुल। गुड इवनिंग ईशा। बिल्कुल सौरभ, वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव कर दी थी इस एक्सपेरिमेंट ने। तो हुआ क्या था कि लास्ट क्लास में जैसे हमने बताया था कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे सोर्स की बिल्कुल सेम हो। क्योंकि कोहेरेंट सोर्स होंगे तभी हमारा फेज डिफरेंस जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तन्मय झा, कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का मेथड है कि अगर आपके पास एक ही सोर्स हो, उसी से अगर हमारे पास लाइट आ रही है तो वो लाइट हमारी बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी की होंगी। अगर ओमेगा सेम हो लाइट्स का तो हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्या था कि पहले लोग बिलीव करते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की होती है। यानी कि अगर मैं कोई स्लिट बना दूं, छोटे से मैंने पीस काट दिए, यहां पे मैंने स्क्रीन लगा दी, ये मेरे पास सोर्स था, यहां से लाइट गई इसके ऊपर। तो अगर लाइट पार्टिकल नेचर की होती तो स्क्रीन पे लाइट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए थी, है ना।
गुड इवनिंग प्रीथा, बहुत बढ़िया नाम है यार। हेलो प्रतिमा। तो सोर्स हमारा था यहाँ पे, अगर लाइट पार्टिकल नेचर की होती तो हमारे सोर्स से यहाँ से स्लिट से लाइट जाके कुछ ऐसे दिखती स्क्रीन पे। लेकिन जब यंग साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें बहुत सारे पैटर्न्स मिलने लगे स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से। फिर उनके दिमाग में आया यार ऐसे तो सिर्फ वेव ही बिहेव कर सकती है। वहां से हमारा कंसेप्ट निकला कि लाइट जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है। फिर हमने इंटरफेरेंस देखा कैसे होता है, और यहाँ जो कंसेप्ट यूज हो रहा है जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इंटरफेरेंस वेव का कैसे होता है, हम उसमें पाथ डिफरेंस निकालते हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंटरफेरेंस के टॉपिक्स को बहुत यूज करने वाले हैं। एक बार मैं लास्ट क्लास में जो हुआ था वो बता देता हूँ आपको। जब हमने फेज निकाला था वो था k इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k की वैल्यू होती है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। यह भी समझ लो अच्छे से कि हमने लास्ट क्लास में कैसे किया था। ठीक है, हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो कुछ इस तरह से था, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली थी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। ये लास्ट क्लास में हो चुका है हमारा, ये हमने निकाला था। उसके बाद हमने देखा था कि यार कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं। तो अगर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो cos फाई +1 होता है, क्योंकि उससे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। अगर हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसके लिए cos फाई की वैल्यू -1 होती है। सबने रिवाइज किया ना लास्ट की क्लास? ये सबको क्लियर है ना अच्छे से? लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से हमने ये डिस्कस किया है कि इंटरफेरेंस में हमारे पास फेज डिफरेंस आया था, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है कंस्ट्रक्टिव में, उसके लिए cos फाई +1 होता है। डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, उसके लिए cos फाई -1 होता है। वंश, अभी हमने कुछ नया स्टार्ट नहीं किया, बस लास्ट की क्लास का ही मैं बता रहा था कि हमने ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और इसका बहुत यूज होने वाला है अभी इंटरफेरेंस में YDSC में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हमारे पाथ डिफरेंस जो होता है, हमारा जो पाथ डिफरेंस आता है वो कुछ n λ की टर्म्स में होता है ना? और हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस आता है वो कुछ 2n-1 λ/2 की टर्म्स में होता है। ये लास्ट क्लास में हो चुका है। मानसी, डबल स्लिट मतलब हमने यहाँ पे 2 स्लिट काट दी हैं एक कार्डबोर्ड में। वो 2 स्लिट से एक सोर्स था हमारा, इस सोर्स से लाइट गई दोनों स्लिट पे, और ये जो स्लिट्स हैं यहाँ पे बोर्ड पे, ये जो स्लिट्स हैं हमारी, ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है,
फिर इन सोर्स से जो लाइट है ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ से लाइट रेज जो हैं ये स्क्रीन पे आती हैं। जैसे हमने हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा था कि लाइट रेज जो हैं यहाँ से नए सोर्स की तरह बाहर आएंगी। और यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। हमें YDSC में सीखना क्या है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारा जो मेन टॉपिक जो हमें सीखना क्या है इसके बारे में, हमें ये देखना है कि जो इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा है उसमें जो फ्रिंजेस बन रही हैं, जो ये पैटर्न बन रहा है इसको हम फ्रिंजेस बोलते हैं। इनकी विड्थ क्या होती है, कितने डिस्टेंस पे होती हैं, ब्राइट फ्रिंज जो है, जो ब्राइट पैटर्न है वो किस डिस्टेंस पे बन रहा है। बिल्कुल सिमरन, हम आज के दिन हम पैटर्न को ही पढ़ने वाले हैं। जो ये ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं, ब्राइट पैटर्न है, डार्क पैटर्न है, इनका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, ये कितने साइज की होंगी, इन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। दृष्टि रेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर रही। यहां से स्फेरिकल में बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, तो मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर हमारे पास ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, हमारे पास ये सोर्स है, तो यहां से वेव्स जा रही हैं। ये वेव फ्रंट जो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था, रेस जो है, फिर ये जो हमारे सोर्स हैं ये स्लिट पे, ये पॉइंट सोर्स हमारे एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ से फिर रेस जाएंगी आगे, वापस से नई जनरेट होती हैं, यहाँ से भी ऐसी जनरेट होंगी। तो इस स्क्रीन पे हमें एक पैटर्न मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ये बेसिक आइडिया है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। अब हमें निकालते कैसे, हम जब पैटर्न हमें सीखना है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। तो हम मानते हैं कि यहां पे एक सोर्स था हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारी स्लिट थी, ये हमारी स्क्रीन थी। इस सोर्स से लाइट निकलती है, वो इस स्लिट्स तक आती है। हमारा सोर्स जो है वो एक ही है एक्चुअल में, तो ये दो S1 S2 दो सोर्स की तरह काम कर रहे हैं। ये सोर्स जो है वो एक ही है, इसलिए हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स है। यहाँ पे कोई दो सोर्स नहीं है। जो ये S1 S2 की जो लाइट है वो एक्चुअली एक ही सोर्स से आ रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स है। इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होती है, ओमेगा सेम होता है। यहां से हम एक पॉइंट मानते हैं P, यहाँ पे रेस जा रही होंगी। रेस तो बाकी जगह भी जा रही है, हर पॉइंट पे जा रही है स्क्रीन पे। हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया P, जिसका डिस्टेंस सेंटर से स्क्रीन के y था, और हमारे जो स्लिट का डिस्टेंस है ये है d, स्मॉल d हमने लिया है। और इनका जो स्लिट के बीच में सेंटर पे डिस्टेंस जो स्लिट 1 का है वो d/2 और स्क्रीन का डिस्टेंस जो है वो है कैपिटल D। सौरभ, ये जो स्लिट है, हमारा वेव फ्रंट आया यहाँ पे, ये एक ही सोर्स से आ रहा था, और यहाँ पे जो स्लिट्स हैं वो वापस से नए सोर्स की तरह काम करेंगी। हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा था, क्योंकि ये एक ही सोर्स से आ रहा है इसलिए हम बोलते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स है। ये जो स्लिट 1 और सोर्स 1 और सोर्स 2, स्लिट 1 और स्लिट 2 पे जो लाइट आ रही है उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। अब हम निकाले कैसे, लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने रिवाइज किया, हमारे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा की टर्म में होता है। अगर डिस्ट्रक्टिव होना है तो 2n-1 लैम्डा/2 की टर्म्स में होना है। तो अगर हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रहा है
इन दोनों, यहां से जो वेव जा रही है, ध्यान से देखना, ये जो वेव जा रही है यहां से, ये वाली S2 से वेव जा रही है, इन दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग है तो इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। उस पाथ डिफरेंस की वजह से हमारे पास फेज डिफरेंस आएगा। क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो फेज डिफरेंस होता है, अभी कुछ लिखना मत, अभी अच्छे से समझो, लिखने का टाइम भी आपको पास हम देंगे। तो फेज डिफरेंस हमारा आया था, वो था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, जो कि हमारा पाथ डिफरेंस था। तो अगर मैं यहां से पाथ डिफरेंस निकाल लूं तो मुझे एक्चुअल में पता रहेगा कि इस स्क्रीन पे कहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ये बात समझ आई आपको? अगर मुझे इन दोनों सोर्स के जो वेव्स हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस पता है तो मुझे फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। उस फेज डिफरेंस से मुझे cos फाई पता चल जाएगा। मुझे अगर cos फाई पता होगा तो मैं बता पाऊंगा कि कहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कहां पे मिनिमम है। ये समझ आ रहा है आपको? जल्दी से रिस्पॉन्स करो मेरे को। तो हम पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। जो वेव्स थी S1 S2 से पॉइंट P पे जा रही थी, कुछ पाथ डिफरेंस था इनमें, तो मैं पाथ डिफरेंस कहूंगा कि S2P माइनस S1P, वो हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा। ये क्लियर हुआ आपको? इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस आ जाएगा। उस पाथ डिफरेंस से मैं बता पाऊंगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे हो रहा है। तो मुझे अगर पाथ डिफरेंस निकालना है S2P माइनस S1P, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो ये वहां पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं S1P और ये पॉइंट, इसको मैं बोलता हूं M, इसको बोलता हूं N। इस ट्रायंगल में देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं अगर S1P की वैल्यू निकालता हूं, पाइथागोरस लगा दी मैंने, S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा y था तो ये हमारा d/2 है। फिर हमारी जो ये वैल्यू होगी ये होगी y माइनस d/2। फिर मैं S1P की जो वैल्यू निकाल रहा हूं, ये का स्क्वायर इक्वल टू MP का स्क्वायर प्लस MS1 का स्क्वायर। जो MS1 है ये है स्क्रीन का डिस्टेंस स्लेट से, इसको मैं लिख सकता हूं d² प्लस MP का स्क्वायर कितना होगा, y माइनस d/2 का स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको? एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। अभी एक बार ये देखो, अभी ये सिंपल चीज़ है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, मैं यहाँ से S2P और S1P की वैल्यू निकाल रहा हूँ, मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है। S2P का स्क्वायर इक्वल टू S2N का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। NP हमारा कितना होगा, ये तो हमारा y हो गया, ये डिस्टेंस हमारा d/2 है। तो S2P का स्क्वायर इक्वल टू S2N का स्क्वायर जो कि है d² प्लस y प्लस d/2 का स्क्वायर।
अब मुझे S2P माइनस S1P निकालना है, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आया S2P माइनस S1P स्क्वायर। ये D से D हमारा कट गया, हमारे पास आ गया y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। ये मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से फटाफट। y प्लस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस y माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? साथ साथ सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y इंटू डी बाई टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 माइनस 2y इंटू डी बाई टू। कितना आएगा जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई डी। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 कट गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2y/d। सबकी ये आ रही थी? बिल्कुल रिमो, बिल्कुल जतिन, 2y/d वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास आई थी वैल्यू S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इज इक्वल टू 2y/d। यह है सबका। मैंने बस इसको एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां से मुझे पाथ डिफरेंस निकालना था, तो क्या मैं इस पाथ डिफरेंस को 2y/d अपॉन S2P प्लस S1P लिख सकता हूं? यहां से मैंने लिखा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 2y/d। यहां से मेरा पाथ डिफरेंस आ गया 2y/d अपॉन S2P प्लस S1P। यहां तक क्लियर ना सबको? बहुत सिंपल से हमने कैलकुलेशन की है पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। हमारा डेल्टा जो है पाथ डिफरेंस है, तो ये हमारा डेल्टा था, डेल्टा लिखा हमने इक्वल टू 2y/d अपॉन S2P प्लस S1P। अब यहां पे हम एक अजम्पशन लेते हैं, ये जो d डिस्टेंस होता है, ये d डिस्टेंस स्लिट की विड्थ से बहुत बड़ा होता है, और जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि ये स्लिट बहुत दूर है स्क्रीन से, और ये जो विड्थ है इसकी ये बहुत छोटी सी होती है, और जिस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं वो भी इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। बिल्कुल आदित्य, घर पे भी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
लेज़र लाइट से। अभी देखो जो डी डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा है, स्लिट का डिस्टेंस डी बहुत छोटा है, और ये जो वाई है ये भी इसके कंपेरेटिव में बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेते हैं कि जो S2P है और S1P, S2P प्लस S1P ये बराबर है 2D के। ध्यान से समझना, हमारा डिस्टेंस जो है ये बहुत बड़ा है, स्लिट विड्थ बहुत छोटी है, तो ये S2P लगभग लगभग D के बराबर होगा। S1P लगभग लगभग, हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि अजम्पशन लेते हैं कि x जो स्लिट हमारा विड्थ है वो है D, कोमा जो हमारा ये डिस्टेंस है जहाँ पे हम फ्रिंज की पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि है y, ये बहुत छोटा है स्लिट और स्क्रीन के डिस्टेंस से। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2y_d अपॉन 2d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस इक्वल टू y_d अपॉन कैपिटल D। ये क्लियर हुआ आपको? सौरभ, हम डिफरेंस को नहीं नेग्लिजिबल कर रहे, हम इन दोनों के सम को 2D से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारा जो डिस्टेंस है ये बहुत दूर है, ये जो हमारा y है ये बहुत छोटा है, स्लिट विड्थ बहुत छोटी है और डिस्टेंस बहुत दूर है, तो हमने यहाँ पे इनके सम को अप्रोक्सीमेट कर दिया 2D से, इस डिस्टेंस से। ठीक है, हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया y_d अपॉन d। प्रथम सारी जगह रेस जा रही हैं, हमने एक जनरल पॉइंट लिया है, उस पॉइंट से हम फ्रिंज के बारे में निकाल रहे हैं कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया है तो आपको पता है कि पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा पे है, जो हमारा डिफरेंस है पाथ का, तो हमारा कंस्ट्रक्टिव होगा। अगर 2n-1 लैम्डा बाय 2 पे है, जो हमारा डिफरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव होगा। यही चीज हम आगे ले जा रहे हैं। अभी के लिए कॉपी और पेन रख दो, इस स्लाइड पे अच्छे से समझना, इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे क्या नोट करना है वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। अभी कॉपी पेन रखो और अच्छे से समझो बोर्ड पे, मैं फिर से बता रहा हूं। हमारे पास एक सोर्स था, ये स्लिट थी, ये स्क्रीन थी, इस सोर्स से लाइट जा रही है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है जो विड्थ है, और ये डिस्टेंस जो है d ये बहुत बड़ा है। यहां से लाइट हर जगह जा रही है स्क्रीन पे, तो मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया P, जिसका सेंटर से डिस्टेंस y है। फिर इस P पॉइंट पे रेज मिल रही होंगी कहीं ना कहीं पे, इनमें एक पाथ डिफरेंस आ रहा होगा जो हमने निकाला y_d अपॉन कैपिटल D।
हमारे पास पाथ डिफरेंस आया, ये नोट मत करना इस पे, ये अच्छे से समझ लो पहले। पाथ डिफरेंस हमारे पास आया वाई डी अपॉन कैपिटल डी। अब हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के टर्म में होता है, यानी कि अगर पी पॉइंट पे मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है तो मैं पाथ डिफरेंस क्या लूंगा, जल्दी से बताओ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, बताओ यार जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में हमने अच्छे से किया है। वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर्स की। हमारे पास पाथ डिफरेंस आ चुका है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराने के लिए हमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या रखनी होगी। जैसा कि हमने देखा था वो थी एन लैम्डा, जहां पे एन जो है वो होता है 0 1 2 3 ऐसे। बिल्कुल सही मानसवी, 0 भी होता है और भी वैल्यू हो सकती है उसकी, जैसे 2 पाई 4 पाई। तो यहाँ पे एन लैम्डा हुआ। अब मुझे डिस्ट्रक्टिव कराना है, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, पूरा ध्यान इस बोर्ड पे रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाले हो, बाकी आगे थ्योरी सब लिखी हुई है। अब डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में देखा 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे n जो होता है वो होता है 1 2 3 ऐसे। कोई नहीं आकाश, लैम्डा ही लिख दो यार। बिल्कुल सही मानसवी, सही है पुराव, बिल्कुल सही जतिन। हमारे पास कंडीशंस है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। इसका मतलब अगर यहां पे मैं कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन डाल दूं, ध्यान से देखना अच्छे से, अगर मैं यहां पे डेल्टा वाई डी बाय कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा लिख दूं, ये कंस्ट्रक्टिव की कंडीशंस है। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो आई एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। ये बात समझ आ रही है आपको क्या लिखा है मैंने अभी, साहिल हम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही बता रहे हैं और रिजल्ट्स मैं भी समझा रहा हूं, समझो अच्छे से। पाथ डिफरेंस हमारे पास एन लैम्डा था कंस्ट्रक्टिव में, मैंने इसकी वैल्यू रख दी यहां पे, यहां से मेरा y की वैल्यू आई एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन डी। दीपक जल्दी आंसर भेजो। इसका मतलब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कराना है मुझे तो y की वैल्यू एन लैम्डा डी बाई डी आएगी। अब ये बात अच्छे से देखो, y की वैल्यू अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एन लैम्डा डी बाई डी आ रही है, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 0 1 2 ऐसे जाएगी। इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 0 1 2 3 रख दूं तो मेरे पास हर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी कि कौन से y पे फर्स्ट है, कौन से y पे सेकंड फ्रिंज है, कौन से y पे थर्ड फ्रिंज है, उसकी पोजीशन क्या है। क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं, ये कुछ बात आपको समझ आई, यही मेन चीज़ है समझने वाली यहाँ पे। और इसको लिखना मत, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में कैसे लिखना है वो भी बताऊंगा, अभी बस समझो अच्छे से।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मेरे पास कंडीशन थी, इस पाथ डिफरेंस को मैंने कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन डाल दी, तो मेरे पास हर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोजीशन आ गई। आयुष्मान 0 मैंने लिखा है, यहां पे 0 भी होगा। ये क्लियर है, मैंने पाथ डिफरेंस निकाला। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस हमें पता है एन लैम्डा होता है, उसके लिए मैंने यहां पे पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव निकालने के लिए इसकी वैल्यू पुट कर दी। आयुष्मान कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ब्राइट फ्रिंज। लैम्डा अभी कहां निकालना है सौरभ? दृष्टि, बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं तो एक बार कहीं छूट भी जाता है यार। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सबकी पढ़े जाएं टेक्स्ट। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन आ गई, वो क्या है? जब कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन यानी ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब है जहां पे स्ट्रिप्स बन रही हैं। नोट मत करो, ये पहले भी समझो। एक बार अच्छे से समझ लो, उसके बाद तो फटाक से नोट कर जाएगा। नोट क्या करना है वो नेक्स्ट साइड में बताऊंगा आपको, ये मैंने समझाने के लिए बताया आपको, यहाँ पे समझना जरूरी है। अगर आप ये अच्छे से ध्यान नहीं दोगे इस पे तो आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। फ्रिंज का मतलब है जो पैटर्न्स बन रहे हैं। जो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, ये जो पैटर्न बन रहे हैं ब्राइट डार्क, इनको बोलते हैं फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ठीक है। अब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की भी कंडीशन थी। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन हमारे पास आई y इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो y हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये मैंने अच्छे से समझाने के लिए बताया, नोट करने की टेंशन मत लो, नेक्स्ट स्लाइड में नोट कर लेना अच्छे से। अगर मैं n इक्वल टू 0 डालता हूं तो मेरे पास y 0 की वैल्यू आती है 0। इसका मतलब जब y 0 होगा यानी कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। बिल्कुल विशेष, हमारा जो आंसर आ रहा है वो लैम्डा की टर्म्स में आ रहा है। हमारे पास जो पाथ डिफरेंस निकला, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आई वो थी एन लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा की टर्म्स में है। तो अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव के केस में मैंने एन 0 डाला, मेरे पास वाई एन इक्वल टू 0 पे आया 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। बिल्कुल अंकित, n जो है हमने लास्ट क्लास में देखा है ना, n क्या होता है?
जो हमने लास्ट क्लास में किया था कि फाइव हमारे पास आता है मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाइव +1 होता है, +1 के लिए वैल्यू n लेमडा होनी चाहिए। जो हमारा cos फाइव +1 होता है ये कौन सी वैल्यू भी होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, है ना। उसके लिए हमारे पास जो फाइव फेज डिफरेंस आता है इसको हम इसके टर्म्स में लिखते हैं 2n पाई के टर्म्स में। तो n तो एक नंबर है बस। इस एक्सपेरिमेंट में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी जो मैं लास्ट क्लास में की। यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा, हमें पाथ डिफरेंस निकाला हमने, हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया तो हमें पता है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशंस क्या होती हैं। हमने उसकी कंडीशन डाल दी कंस्ट्रक्टिव की, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फ्रिंज की पोजीशन आ गई। विशेष ध्यान से देखो, पहले हम कंस्ट्रक्टिव का कर रहे हैं। n की वैल्यू अगर 1 डालता हूं तो y1 कितना है हमारे पास, लैम्डा d/d। n की वैल्यू 2 डालता हूं, y2 हमारे पास आया 2 लैम्डा d/d। और n इक्वल टू n पे, मतलब जो nth कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो ब्राइट हमारे पास फ्रिंज आएगी उसकी वैल्यू होगी n लैम्डा d/d। ये कुछ लिखना नहीं है, बस समझो अच्छे से। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है n लैम्डा d/d। इसका मतलब है ये जो फ्रिंज बन रही है यहाँ पे, एक ब्राइट ये आ गई, एक ब्राइट ये वाली आ गई, ऐसे बनती जा रही है लगातार। ये फ्रिंज की पोजीशन क्या है एक्चुअल में, ये मुझे पता चल गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से। ये है सेंटर, फर्स्ट फ्रिंज की पोजीशन y1 मेरे पास आ गई, सेकंड की भी आ जाएगी, ऐसे थर्ड की भी आ जाएगी। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव की हम निकालेंगे। डिस्ट्रक्टिव में हमें पता है कि पाथ डिफरेंस जो है 2n-1 λ/2 के टर्म्स में होना चाहिए। मैंने इसकी वैल्यू रख दी y/d जो हमारा पाथ डिफरेंस आया था अपॉन कैपिटल D इक्वल टू 2n-1 λ/2। यहाँ से मैंने y निकाला, मेरे पास आया 2n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। तो मेरे पास डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन आ गई। इसका मतलब ये जो डार्क बैंड बन रहे हैं, क्या मैं इसकी पोजीशन निकाल सकता हूं? डिस्ट्रक्टिव की पोजीशन दिख रही है आपको, यहां पे जो n होता है वो होता है 1 2 3 ऐसे ऐसे। तो मैं अगर y1 निकालूंगा, जो हमारा फर्स्ट डार्क आ रहा होगा, वहां n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 2 - 1 1, मेरे पास आ गया लैम्डा d अपॉन 2 स्मॉल d। तो मेरे पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ गई। ये समझ आया आपको? जो मेरा फर्स्ट डार्क फ्रिंज थी, ये देख रहे हो, ये डार्क फ्रिंज है मेरी, इसकी पोजीशन y1 डार्क मेरे पास ये आ गई। हरिशंकर, मैं अभी n की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। मेरे पास सेंट्रल n इक्वल टू 0 पे ब्राइट बन रहा था, n इक्वल टू 1 डालूंगा मैं, ब्राइट कहाँ कहाँ पे बन रहा है मैंने कंस्ट्रक्टिव से निकाला, डार्क कहाँ कहाँ पे बन रहा है वो मैंने डिस्ट्रक्टिव से निकाला। कुछ समझ आ रहा है आपको इसमें? ये बस समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि नोट कैसे करना आपको, यहां पे बस समझना आपको। जल्दी से बताओ।
मुझे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन बता दी कि किस पाथ डिफरेंस पे कंस्ट्रक्टिव होता है और किस पाथ डिफरेंस पे डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव से मुझे हर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल रही है, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन से मुझे हर डार्क फ्रिंज की पोजीशन मिल रही है कि ये वाली डार्क फ्रिंज है, इसकी पोजीशन कितनी है। जो ऊपर जितने भी डार्क फ्रिंज है, तो मैंने y1 निकाला है, ऐसे ही मैं अगर y2 निकालूंगा तो n की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 4 - 1 3 लैम्डा d/2d। तो करते करते अगर मैं yn निकालूंगा, nth डार्क फ्रिंज, तो वो तो इतनी ही होगी 2n - 1 लैम्डा d/2d। तो मेरे पास सारी फ्रिंजेस की पोजीशन आ गई। कॉपी पेन रख के अच्छे से समझो इसको, नेक्स्ट स्लाइड में नोट करना। हमारे पास कंडीशन थी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की, पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया था, वहां से हमने इसकी पोजीशन निकालने का ट्राई किया। मेरे पास कंस्ट्रक्टिव से हर ब्राइट की पोजीशन आ गई, डिस्ट्रक्टिव से हर डार्क की पोजीशन आ गई। ये आपको समझ आया क्या बात चल रही है एक्चुअल में, कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम कर क्या रहे हैं। सारे न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड होते हैं, और आज की क्लास के लास्ट में हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी करेंगे अच्छा सा। जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या कुछ या नहीं हुआ। कुछ लिखना थोड़ी है अभी, बस समझना अच्छे से। मजा आ रहा ना अरमान? समझना जरूरी है। नोट तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में कर ही लोगे आप। मेरे पास सारे डिस्ट्रक्टिव की पोजीशन निकाल सकता हूं, एन की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल के, ऐसे सारे डिस्ट्रक्टिव की निकाल सकता हूं। तो मेरे पास सारे इंटरफेरेंस की पोजीशन आ गई, डिटेल आ गई। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, अगर मुझे इस ब्राइट की पोजीशन पता है, मुझे इस ब्राइट की भी पोजीशन पता है, मुझे इस ब्राइट की भी पोजीशन पता है, तो क्या मैं इस डार्क की थिकनेस निकाल सकता हूं? मेरे पास हर ब्राइट की पोजीशन है, तो हर ब्राइट की पोजीशन अगर मैं दो ब्राइट से, जो दो पोजीशन आई मेरे पास, इस ब्राइट से और इसके माइनस कर दूं, तो मेरे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा बीच में, डीपीपी मिलेगी सृष्टि। थैंक यू दीपक। इसका जवाब जल्दी से जवाब दो। अगर मेरे पास हर ब्राइट की पोजीशन है, तो क्या मैं उस पोजीशन से इसकी थिकनेस निकाल सकता हूं? कि मैं ये पोजीशन लूंगा ब्राइट की और इसकी पोजीशन लूंगा, इस दोनों में से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये डार्क की पोजीशन आ जाएगी। ये डार्क की थिकनेस कितनी है? हाँ बिल्कुल आयुष, माइनस कर देंगे। इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, कि ये फ्रिंज की विड्थ कितनी है। मैं इसकी पोजीशन से इसकी माइनस कर दूंगा, तो मुझे इसकी विड्थ पता चल जाएगी। तो ब्राइट की पोजीशन से मैं डार्क की विड्थ निकाल सकता हूं। ये समझ आई क्या कह रहा हूं मैं? अगर मेरे पास ब्राइट की पोजीशन है इसकी और इसकी, तो मैं दो ब्राइट की पोजीशन से इस डार्क की विड्थ निकाल सकता हूं। बिल्कुल सृष्टि, अब नेक्स्ट हम थिकनेस ही निकालेंगे। देखो ना, y1 था हमारे पास, मैं एक बार आपको अच्छे से बना के दिखाता हूं।
मेरे पास ये स्क्रीन थी, यहाँ पे पैटर्न्स बन रहे थे बड़े सारे। ऐसे बनते जा रहे थे। मुझे हर एक की पोजीशन पता है, यहाँ से हर ब्राइट फ्रिंज की मुझे पोजीशन पता है। तो मैं क्या करता हूं, ये सेंटर था, मेरे पास फर्स्ट की पोजीशन है, मेरे पास सेकंड की पोजीशन है, फर्स्ट की पोजीशन है, सेकंड की पोजीशन है, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी। मेरे पास आ गई लैम्डा डी अपॉन डी। मेरे पास इस डार्क की थिकनेस आ गई। बिल्कुल सही सौरभ, लैम्डा डी बाई डी। तो इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ये हमारे पास आई डार्क बैंड की, जो डार्क फ्रिंज है ना हमारे पास, उसकी फ्रिंज विड्थ आ गई हमारे पास। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। ये अब सारी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? मेन यही बातें समझने वाली थी। बहुत बढ़िया से आप आगे न्यूमेरिकल कर दोगे आप। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि नोट कैसे करना है। बिल्कुल अतीन्द्र। फ्रिंज विड्थ का आइडिया हुआ आपको, ब्राइट की डार्क की पोजीशन कैसे निकालते हैं, ये कुछ आइडिया हुआ आपको? जल्दी से बताओ फटाफट, मजा आ रहा है ना सबको? सबको समझ आना चाहिए यार। नेक्स्ट में अभी हम नोट कराते हैं आपको। आ गया समझ सबको? क्लियर बिल्कुल? साहिल अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ कि कैसे सेम रहेगी या नहीं सेम रहेगी। सबको क्लियर है ना कि कैसे हम निकालते हैं? कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन पता है, डिस्ट्रक्टिव की पता है, पाथ डिफरेंस हमारे पास है, हमने हर एक ब्राइट की पोजीशन निकाल ली, उस पोजीशन से हमने फ्रिंज विड्थ भी निकाल ली। साहिल मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में वही बता रहा हूँ। तो अब आप इनको नोट कैसे करोगे? इन नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं अब। पेज को आप डिवाइड कर लो एक बार। तो ये सब सारी चीजें हमने सीखी है कि पाथ डिफरेंस हमारे पास आया था एक, वाई डी अपॉन कैपिटल डी। कंस्ट्रक्टिव कंडीशन हमने निकाली, लगाई एन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए हमारे कंडीशन लगाई डिस्ट्रक्टिव की। फिर हमारे पास ब्राइट की पोजीशन आ गई, हमारे पास डार्क की पोजीशन आ गई। वहाँ से मैंने सेंट्रल, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, सारी ब्राइट्स की पोजीशन निकाल ली, मैंने सारी डार्क की पोजीशन निकाल ली। ये जल्दी से नोट कर लो फटाफट। और जब नोट हो जाए तो मुझे टेक्स्ट करना अच्छे से, जल्दी से रिप्लाई करो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सब कुछ क्लियर ना सबको? ऐसे आपको नोटबुक में अच्छे से बनाना है। कर लिया नोट सबने? हो गया नोट? अब तक को तो कर लिया होगा यार।
चले अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे। मेन चीज़ें थी हमने लास्ट स्लाइड में जो समझाया मैंने, मेन आपको वही समझना था। बाकी आपको सुपर क्रिस्टल क्लियर रहेगा एकदम जो नेक्स्ट करने वाले हैं, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। मेन जो किस्सा था समझने वाला वो अब ख़त्म हो चुका है YDSC का। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो वेल डन। आप आगे के अभी जो स्लाइड्स हैं वो बिल्कुल बढ़िया से 1 सेकंड में सीख जाओगे। ये नोट कर लो, ये डायग्राम बनाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। पहले पार्ट डिफरेंस लिखो, फिर यहाँ से स्टार्ट करना। कैसे हमने पार्ट डिफरेंस निकाला हमने। तो मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे। ये स्टेप 1 यहाँ तक, फिर स्टेप 2, स्टेप 3। नोट कर लिया सबने? इसके बाद ये तो बस समझाने के लिए था, आपको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आप ये बनाओ कि पोजीशन क्या होती है ब्राइट और डार्क की। फिर आपको ये सब लिखना है डिवाइड करके। प्रथम आपने दो ब्राइट से डार्क निकाली, ऐसे ही 2 डार्क से ब्राइट भी निकाल सकते हो, है ना। पार्ट डिफरेंस हमने एक बार दोबारा देख लो, यहां पे निकाला था। जल्दी जल्दी नोट करो यार। हो गया ना नोट? इसके बाद ये भी लिख लिया होगा अब तक। कर लिया नोट? ये तो थी पोजीशन निकालने की चीज, कि कैसे हम पोजीशन निकालते हैं। अभी हमने फ्रिंज विड्थ की बात की थी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे फ्रिंज विड्थ कैसे लिखना है वो मैं दिखा देता हूं। आपको क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आगे। ये तो नोट करना है, बस 1 सेकंड में नोट कर लोगे। अब हम निकालते हैं फ्रिंज विड्थ की जो हमने निकाली पहले, कि जैसे मैंने कहा था कि मेरे पास अगर जैसे ये स्क्रीन है मेरे पास, ये सेंटर है, यहाँ पे ब्राइट थी, ब्राइट थी, ब्राइट थी। ऐसी बहुत सारी फ्रिंज बनी हुई थी। तो मैंने 2 ब्राइट के बीच में पोजीशन लेके माइनस की, तो मेरे पास डार्क की विड्थ आ गई। तो डार्क की फ्रिंज विड्थ मैंने ब्राइट की पोजीशन से माइनस करके निकाली। इसी तरह से जो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ थी, ब्राइट की फ्रिंज विड्थ वो मैं 2 डार्क की पोजीशन से माइनस करके निकाल दूंगा। श्रीवास्तव जी, यही समझना अच्छे से, यही टिप्स होती हैं फिजिक्स के लिए। आप कंसेप्ट अगर क्लियर अच्छे से समझ जाओ तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल कहीं सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने कंसेप्ट सीखने में कहीं गलती की है। अच्छे से फोकस से ध्यान से देखो क्लास को। फ्रिंज विड्थ आपको जैसे मैंने बताया कि अगर 2 ब्राइट की पोजीशन से मैं डार्क की निकालूंगा, 2 डार्क से मैं वाइट की भी निकाल सकता हूं, है ना। ये क्लियर है ना सबको? ये मैं ब्राइट की मैंने निकाली थी अभी। ये डार्क की हम निकाल चुके थे। 2 ब्राइट से, मतलब ये nth वाली है,
और मैंने लास्ट की 2 ब्राइट ले ली, वहां से मैंने डार्क की विड्थ निकाल ली, 2 ब्राइट से मैंने डार्क की विड्थ निकाली, 2 डार्क से मैंने ब्राइट की विड्थ निकाली। कौन सा स्टेप टू सौरभ? ये नोट कर लिया आपने? अब जैसे कि पहले कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि हम ब्राइट से डार्क की निकाल रहे हैं तो क्या सेम रहेगी डार्क की भी? यहां पे हमने निकाला, देखो यहां पे हमारी जो फ्रिंज विड्थ डार्क की आ रही थी डी लैम्डा बाई डी, जो हमारे पास ब्राइट की आ रही थी वो भी डी लैम्डा बाई डी थी। कौन सा स्टेप कह रहे हो सौरभ? कहाँ पे? इसको अगर माइनस रखोगे तो ऑब्वियसली माइनस माइनस करके यही सेम इक्वेशन आ जाएगी। नोट कर लिया ना सबने ये वाले फ्रिंज विड्थ कैसे हमने निकाली? जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? अब यहां पे जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही हैं हमारी, ये जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी हमारी, इनकी इंटेंसिटी क्या होगी? प्रथम क्वेश्चन, अभी इसके नेक्स्ट स्लाइड के बाद क्वेश्चन ही है, जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम चलते हैं इंटेंसिटी पे। जो हमारे पास फ्रिंजेस बन रही हैं उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? लास्ट क्लास में आपको याद हो हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली थी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। थोड़ा और अच्छे से लिखता हूं मैं इसको। ये हमने इंटेंसिटी निकाली थी लास्ट क्लास में। अब आपने एक बात देखी होगी कि यहाँ पे सोर्स सेम है, सेम सोर्स की लाइट आ रही है, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा और इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्योंकि हम सेम सोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों जो स्लिट से नए सोर्स बन रहे हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होगी। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई I प्लस 2 अंडर रूट I कॉस 5। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2I प्लस 2I
कॉस फाई। इसको अगर लिखें 2i इंटू 1 प्लस कॉस फाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2i इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। जल्दी से देख लो फटाफट इंटेंसिटी का, बस ये बहुत आसान सी चीज़ है। मेरे पास इंटेंसिटी हम निकाल रहे हैं, जब जो आई का फॉर्मूला मेरे पास आया वो था 4i कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपको पता है, कॉस फाई जो है वो मैक्सिमम होता है। I1 जो I2 सेम इसलिए है क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारा सोर्स एक ही है, उसी सोर्स से हमारे पास दोनों स्लिट्स में लाइट आ रही हैं, तो वहाँ से हमारे पास सेम सोर्स की लाइट है, तो इसलिए एम्पलीट्यूड सेम रहेगा और इंटेंसिटी सेम रहेगी। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पास इंटेंसिटी आ गई 4i कोस स्क्वायर फाई बाई 2। अगर मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी निकालनी है तो कॉस फाई मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई बाई 2 इक्वल टू +1। मेरे पास जो इंटेंसिटी आ गई रिजल्टेंट वो हो गई 4i। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव कॉस फाई मिनिमम, ये स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 0 होगा, तो मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई 0। लास्ट स्टेप देखो, 1 प्लस कॉस फाई को मैं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 भी लिख सकता हूं। कंस्ट्रक्टिव के लिए मेरे पास इंटेंसिटी 4 आई, डिस्ट्रक्टिव के लिए 0 आ गई। तो मैंने जब ग्राफ बनाया इसका तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये जो इंटेंसिटी है ये है 4i, मिनिमम इंटेंसिटी हमारी 0 है। ये क्लियर हुआ आपको? जल्दी से बताओ। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगा दी और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लगा दी हमने, हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। मिनिमम थी 0, मैक्सिमम थी 4i। तो इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। हमें पता है कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्टिव, यहाँ कंस्ट्रक्टिव, यहाँ कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। हिस्ट्री लास्ट कौन से स्टेप्स, ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, कैसे इंटेंसिटी निकालते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों इंटेंसिटी सेम होती है क्योंकि सोर्स सेम होते हैं। फिर हमने बस कैलकुलेशन की है छोटी सी, यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। कंस्ट्रक्टिव के लिए इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, डिस्ट्रक्टिव के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। गौतम हमने 0 ही किया है तभी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास 0 हो गई। डिस्ट्रक्टिव के केस में हमने कॉस फाई बाई 2 की वैल्यू 0 रखेंगे तभी तो मिनिमम होगा। फिर हमने ग्राफ में देखा तो हमारी इंटेंसिटी है कुछ ऐसे आ रही थी। इसका मतलब जितनी भी हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं वो सेम इंटेंसिटी की बन रही हैं पूरे बैंड में। जो पूरी स्क्रीन पे हमारी जो फ्रिंजेस बन रही हैं उन सब की इंटेंसिटी सेम है।
प्रथम वो भी बता देता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का दोबारा देखो एक बार। मेरे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई वो आई 4i cos स्क्वायर 5/2। इसकी वैल्यू कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम होगी, उसके लिए cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव में हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गई 4i। डिस्ट्रक्टिव में cos स्क्वायर 5/2 है, ये माइनस तो हो नहीं सकता। यहां -1 लोगे तो स्क्वायर होके +1 हो जाएगा ना वो। cos स्क्वायर 5/2 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि स्क्वायर है वो। तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 हो गई। इस स्टेप तक तो सबको क्लियर होगा। जिनको cos फाई का फॉर्मूला नहीं पता, ये स्टेप तो आपको पता ही होगा। प्रथम मैं यही बता रहा हूं, यहां तक तो क्लियर है ना आपको? यहां पर भी देख लो, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू डालोगे इस टर्म की तो कितनी होगी? cos फाइव +1 होगा, तो उसके लिए हमारी कंस्ट्रक्टिव में 4i आ जाएगी। डिस्ट्रक्टिव में इसकी वैल्यू कितनी डालोगे? -1, तो मेरे पास 0 आ जाएगी। डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाइव नेगेटिव अगर -1 लोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव में 0 आ जाएगी। ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल 30 सेकंड का क्वेश्चन है ये, अच्छे से देखना। एक बार ये कंडीशंस है, ये भी अच्छे से लिख लो फटाफट। इंटरफेरेंस के लिए जो कंडीशंस होती हैं ये आपके बोर्ड में पूछी जा सकती हैं, जो हमने की कि सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, स्लिट का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, सोर्सेज हमारे मोनोक्रोमेटिक होंगे। जल्दी से नोट कर लो ये कंडीशंस। राहुल एक बार कैलकुलेशन देखना जो हमने की है, ये नोट कर ली सबने? इसके बाद बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो करते हैं हम। जल्दी से देखो क्वेश्चन ये वाला, एनसीईआरटी का एक आसान सा एग्जांपल है ये। कैसे करोगे, क्या आंसर आएगा इसका? 2 slits आर मेड 1 मिलीमीटर अपार्ट। इसका मतलब जो डी है वो हुआ 1 mm। सॉल्व कर रहे हो इसको? जल्दी से बताओ। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, तो कैपिटल डी हो गया हमारा 1 मीटर। वट इज द फ्रिंज सेपरेशन, यानी फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है। व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज, लैम्डा हमारा यूज किया है 500 नैनोमीटर।
इसको हम लिखेंगे अगर 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, इसको लिखेंगे 10⁻³ मीटर। आंसर बता सकते हो इसका कितना होगा? सिंह ब्रदर्स जी आंसर तो करो। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? जल्दी बताओ। ये था फॉर्मूला। इसमें मैंने अगर वैल्यू पुट कर दी 1 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 10⁻⁻3, ये 3 से 3 कट के यहाँ पे 6 आ गया, जिसका हो गया 500 इंटू 10⁻⁻6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर 0.5 मिलीमीटर। ये क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल छोटा सा आसान सा एग्जाम्पल था ये। बिल्कुल सही साहिल, 5 mm आंसर है इसका। सही है गौतम। बिल्कुल सही प्रथम। हिस्ट्री दोनों के लिए सेम है, एक बार दोबारा देखो फॉर्मूला हमने निकाला था जो। बिल्कुल सही शिवांगी। उत्तरा बिल्कुल सही। आसान था ना ये क्वेश्चन? बिल्कुल सही विकास। सही है राहुल। ऐसे एक और छोटा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट। बिल्कुल सही साहिल। हिस्ट्री मेंशन होगा, नहीं तो आपको जो हमारी फ्रिंज वेट था वो तो सेम ही है दोनों के लिए। ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। सही अमन, सही है विवेक, बिल्कुल सही प्रतिमा। आसान है ना ईशा? बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर वेवलेंथ 650 mm। मेरे पास स्क्रीन थी, ये सेंट्रल मैक्सिमम था 0 पे। यहां से मुझे थर्ड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बतानी है। ये सेंट्रल था, ये फर्स्ट होगा कुछ, ये सेकंड, ये थर्ड। इसकी पोजीशन क्या होगी? जल्दी से बताओ। हाँ राहुल, बहुत आसान था ये वाला बताओ, ये भी आसान सा ही है। बिल्कुल सही सौरभ। ये वाला जल्दी जल्दी से सॉल्व करके बताओ। कर लिया सॉल्व? ब्राइट फ्रिंज का हमने क्या निकाला था फॉर्मूला पोजीशन का? बताओ कोई जल्दी से। हमारे पास ब्राइट का आया था n लैम्डा d/d। इसमें बस हमने वैल्यू पुट करनी है। वेवलेंथ हमारी 650 है, n हमारा 3 है, तो हमारा पोजीशन क्या आ गई थर्ड ब्राइट फ्रिंज की? थ्री इंटू
650 E/d नैनोमीटर। ये कितना हो गया? 1950 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d नैनोमीटर। यार है ना आंसर सबका? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये। क्लियर है सबको? अब भाई एक लास्ट क्वेश्चन है बस, छोटा सा क्वेश्चन है वो, लेकिन मजा आएगा आपको करने में। करें वो वाला क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, आज की क्लास पे ही बेस्ड है। बिल्कुल सही गौतम, सही है ईशा। करें वो वाला क्वेश्चन एक, आप मुझे निकाल के बताना उसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन है एक, ये भी एनसीईआरटी का ही है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक क्वेश्चन है बस छोटा सा ये। तो आप इसको ट्राई कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, अभी नेक्स्ट आपकी क्लास भी है एक। ये क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, और अभी आप सॉल्व करने का ट्राई करना, हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये नोट कर लेना और नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आना, ट्राई करना अच्छे से। क्वेश्चन ये वाला है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो इंटेंसिटी दोनों की सेम रहेगी। हाँ बिल्कुल, जा रहा हूँ विशेष, ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। मोनोक्रोमैटिक मतलब सेम वेव, एक वेवलेंथ जो है वो सेम रहेगी, एक ही वेवलेंथ की। हाँ कल ही करेंगे क्वेश्चन, बस ये नोट कर लो आप, आज नहीं कर रहे हम। बाकी एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय।